इस वाले क्वेश्चन को समझने से पहले, MCLR को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। बेस रेट क्या है, BPLR क्या है, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो बेस रेट के बारे में पहले जानते हैं। तो बेस रेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, और इसमें रिप्लेस किया गया था BPLR को। ठीक है, BPLR को रिप्लेस किया गया था। तो आखिर बेस रेट क्या है? तो ये मिनिमम रेट है कि जिसके नीचे शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है लोन नहीं दे सकती है, यही था BPLR। और आप RBI क्या करती थी? पब्लिश गाइडलाइन कि कैसे जो है बेस रेट को कैलकुलेशन किया जाना चाहिए, और हर बैंक जो है उसके अकॉर्डिंग फिर बेस रेट को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो बेस रेट कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी था, तो वो किस बेसिस के ऊपर था, पहले तो ये समझते हैं। तो BPLR को हटा के बेस रेट लाया गया। अब बेस रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे था एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट या फंड। ठीक है, तो ये डिपॉजिट कॉस्ट था कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो कि बैंक ऑफर कर रही है डिपॉजिटर को। सपोज आप एक डिपॉजिटर हैं, आपने अपना बैंक में पैसा रखा हुआ है, आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, आपको 8% सपोज जो है बैंक की तरफ से मिल रहा है। तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट जब आएगा तभी ही बैंक का बिजनेस होगा, इसीलिए एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट या फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैंक का और भी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था कि जो CRR और SLR को मेंटेन कर रहा है बैंक, तो उसके लिए भी क्या ज़रूरत था? बैंक को ज़रूरत था कि वो जो भी रिजर्व है उसको बहुत हाई रखे। ठीक है, हाइयर रिजर्व रखने की ज़रूरत थी CRR और SLR को। ठीक है, तो इस वजह से भी वो क्या कर पाते थे कि कम से कम पैसा दे पाते थे। अगर CRR और SLR ज़्यादा रखा रहेगा, मतलब कि अगर सपोज़ कि 80% कह रहे हैं कि आप CRR में रखिए, SLR में रखिए। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, इतना तो है ही नहीं। ठीक है, कि 40% रखने कहा जाता है, 18%, अभी तो शायद 18% है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो 18% जो है SLR में रखने के लिए कहा जाता है। तो सिंपल सा ये मतलब है कि जितना रिजर्व बैंक को रखना पड़ेगा, तो वो रिजर्व क्या बैंक लोन दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देखा जाता था बेस रेट में। ठीक है, एक तो जो डिपॉजिट का हो गया, ठीक है, कॉस्ट, वो देखा गया, एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। दूसरा जो कॉस्ट है CRR और SLR मेंटेन करने का, वो कॉस्ट को देखा जाता था। तीसरा जो बैंक का खुद का ऑपरेशनल कॉस्ट है, अगर बैंक ऑपरेट कर रहा है तो उसका खुद का कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको देखा जाता था। ठीक है, और फिर इन्वेस्टमेंट देखा जाता था कि जो नेट रिटर्न कितना हुआ नेट वर्थ पे, तो ये कुछ चीज़ देखा जाता था। लेकिन RBI ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया नया मेथोडोलॉजी। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए बेस रेट को। ठीक है, वो क्या था? MCLR। और MCLR को किस बेसिस पे किया जाना था? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स रादर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड। तो इससे पहले क्या देखा जाता था? एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड देखा जाता था डिपॉजिट का। अब इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड देखा जाने लगा। इस बात को याद रखना है कि इसमें एवरेज कॉस्ट देखा जा रहा है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट देखा जा रहा है। ठीक है, तो MCLR कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी क्या था कि इसमें कॉस्ट देखा जा रहा है किस चीज़ का? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, वही अगर लोग कितने % में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बैंक जो है डिपॉजिट रेट कितना दे रही है, सपोज 8% दे रही है और 6% दे रही है, तो जब बैंक 6% प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? 6% देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा ना देने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोन सस्ता दे पाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ चीज़ होता है, यानी डिपॉजिट रेट पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग CRR और SLR है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेशनल कॉस्ट है बैंक का, वो भी रहेगा। उसके बाद जो टेनर प्रीमियम है, टेनर प्रीमियम किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। ठीक है, जितने टाइम के लिए लोन दिया गया है वो होता है टेनर प्रीमियम। तो ये सारी चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है क्या, जो बेस रेट है और नया MCLR है। अब ये समझते हैं कि आखिर जो है पुराना जो सिस्टम था, बेस रेट सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था। तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? रेपो रेट को घटा रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि बैंक जो है बोरो कर सकते हैं RBI से ज़्यादा सस्ते में। तो आइडियली होना क्या चाहिए कि बैंक का लोन भी सस्ता होना चाहिए। ठीक है, बैंक को जब सस्ते में मिल रहा है तो बैंक का लोन भी सस्ता होना चाहिए ना कस्टमर्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट था, जो पहले हमने देखा कि अब जो है मार्जिनल कॉस्ट पे काउंट होने लगा, पहले एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट था। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जैसे कि सपोज ओल्ड फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट तो इंपॉर्टेंट है, फिक्स डिपॉजिट से अगर नहीं रहेगा डिपॉजिट तो काम कैसे होगा। तो जैसे जो ओल्ड फिक्स डिपॉजिट है, सपोज अगर वो 100 करोड़ का है, ठीक है, और कितना इंटरेस्ट रेट है 8%, और जो नया अब डिपॉजिट हो गया, ठीक है, नया डिपॉजिट अब 6% किया गया,
ठीक है, डिपॉजिट रेट को कम किया गया, 6% किया गया, क्योंकि बैंक को अब सस्ते में मिल रहा है। तो ठीक है, अगर बैंक को सस्ते में मिल रहा है तो बैंक भी अब सस्ता ही लोन देगा। ठीक है, तो डिपॉजिट रेट को कम करेगा। डिपॉजिट रेट कम रहेगा कि अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, अब 6% मिलेगा। कम करना कर जब तक अगर डिपॉजिट रेट कम नहीं होगा तो फिर लोन कैसे कम होगा, लोन कैसे सस्ता होगा, क्योंकि डिपॉजिट रेट भी तो काउंट होता है। तो जब नया डिपॉजिट रेट यहाँ 6% कर दिया गया, ठीक है, लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि अभी नया डिपॉजिट सस्ता हो गया, लेकिन बैंक को अभी भी 8% तो पे करना ही पड़ रहा था ना। जो पुराना डिपॉजिट है, जो ओल्ड डिपॉजिट है 100 करोड़ का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो ओल्ड फिक्स डिपॉजिट है, बैंक अभी भी जो है 8% उसके ऊपर पे कर रहा है। तो बैंक का ओवरऑल जो एवरेज कॉस्ट है वो अभी भी ज़्यादा है। तो बैंक ने कहा कि हम इससे ज़्यादा कॉस्ट घटा नहीं सकते। हम क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि हमें तो देना पड़ रहा है अभी भी 8%। ठीक है, तो अभी हम नहीं हटा सकते। तो इसको क्या कहा गया, पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, की मॉनेटरी पॉलिसी से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे रेपो रेट को अगर कम किया जा रहा है तो फर्क पड़ना चाहिए, सब सस्ता होना चाहिए। नहीं हो रहा है भाई सस्ता, लोन सस्ता नहीं हो रहा है इस डिपॉजिट रेट की वजह से, क्योंकि पुराना जो डिपॉजिट है उसको अभी लौटाएंगे तब तो हम 6% पे आएंगे और हमारा 2% लोन सस्ता होगा, तो वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से MCLR को लाया गया। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ अब नया जो अब हो क्या रहा है कि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट पे काउंट किया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, बैंक का फोकस अब मार्जिनल या न्यू कॉस्ट पे है इंस्टेड ऑफ एवरेज ओल्ड कॉस्ट। पहले क्या देखा जाता था, एवरेज ओल्ड कॉस्ट देखा जाता था, अब नया कॉस्ट देखा जाएगा कि अगर 6% डाउन हो गया तो इसी को माना जाएगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही फिर जो है, इसीलिए जो लोन रेट होगा वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, ये मतलब मार्जिनल या न्यू कॉस्ट को देखा जाएगा इंस्टेड ऑफ एवरेज ओल्ड कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है कि बेस रेट किसके ऊपर था, एवरेज कॉस्ट के ऊपर था। और जब एवरेज कैलकुलेट किया जाता था तो ओल्ड और न्यू दोनों को देखा जाता था। ठीक है, तो लोन का रेट चेंज नहीं होता था या स्लोली चेंज होता था। और MCLR में क्या हुआ, ठीक है, ये मार्जिनल और न्यू कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को देखा जाता है कि अब यहाँ पे एवरेज नहीं देखा जाएगा 8 और 6 का, बल्कि अब 6 को ही देखा जाएगा। तो इससे जो है रेपो रेट फास्टर चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि अब MCLR के अंदर भी प्रॉब्लम हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, MCLR में भी प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, MCLR भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ठीक है, क्यों सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि अब बैंक जो है, बैंक डर रहे थे कि हम अगर डिपॉजिट रेट को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्यों डर रहे थे, इसलिए डर रहे थे कि अगर कोई एक बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा है, 7 से 6% कर दे रहा है। जैसे फिक्स डिपॉजिट पे पहले बैंक 7% दे रहा था और वो बैंक फिर 6% कर दिया। ठीक है, कि आप अगर अपना पैसा बैंक में रखेंगे तो आपको पहले 7% मिल रहा था, अब आपको 6% मिलेगा। तो कस्टमर क्या करेंगे कि हो सकता है वो दूसरे बैंक को पैसा दे दे, ये कहे कि भाई ये जब 6% देगा तो हम क्यों इसके पास पैसा रखेंगे, तो वो दूसरे बैंक के पास चला जाए जो कि 7% दे रहा है। ठीक है, तो बैंक क्या कर रहे थे कि बैंक जानबूझ के भी डिपॉजिट रेट को रिड्यूस नहीं कर रहे थे कि अगर हम डिपॉजिट रेट को रिड्यूस कर देंगे, लोग अपना पैसा लेकर चले जाएंगे, किसी और बैंक के पास चले जाएंगे, तो हमें फ़ायदा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर डिपॉजिट रेट नहीं घटा तो मार्जिनल कॉस्ट भी तो हाई रहेगा ना, क्योंकि डिपॉजिट रेट तो घटा नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ कि MCLR भी बहुत अच्छे से सब चीज़ को प्रॉपर नहीं हैंडल कर पाया। ठीक है, और कुछ और भी कारण था, सिर्फ यही कारण नहीं था, डिपॉजिट रेट ही कारण नहीं था, बल्कि और कारण था कि जो गवर्नमेंट का स्मॉल सेविंग स्कीम है, गवर्नमेंट का तो स्कीम भी होता है ना। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम, तो गवर्नमेंट का जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, जैसे PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह होता है, किसान विकास पत्र होता है, ये लोग तो बहुत हाई इंटरेस्ट दे रहे थे। ठीक है, ये वाला जो सुकन्या समृद्धि योजना है, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बैंक अगर अपना इतना ज़्यादा डिपॉजिट रेट को घटा देगा तो पीपल तो रहेंगे ही नहीं बैंक में ना, उन स्कीम्स में भी पैसा लगा देंगे। तो फाइनल आउटकम फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है देखा गया कि MCLR भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से RBI को इंट्रोड्यूस करना पड़ा एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो अब हम एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग MCLR फंड्स मीन्स मार्जिनल कॉस्ट फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, MCLR के बारे में क्या सही है ये कह रहा है। तो बैंक्स विल डू लेंडिंग एट और अबव MCLR, तो हाँ
बैंक जो है लैंडिंग करेगी या तो MCLR या MCLR से ज़्यादा, तो सही बात है। उसके बाद MCLR में इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन CRR और SLR, तो यही तो मतलब था कि ठीक है CRR और SLR को बढ़ाया जाए तो MCLR बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो हाँ होगा। फिर MCLR हेल्प्स इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट एज कंपेयर टू बेस रेट, तो हाँ बेस रेट से तो MCLR अच्छा था, इसीलिए तो MCLR को लाया गया, ठीक है, बेस रेट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है MCLR, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। सो अब देखते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के बारे में कि आखिर एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट इसको क्यों लाया गया, ठीक है, EBLR को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमने देखा कि बेस रेट, सबसे पहले तो बेस रेट आया, ठीक है, तो बेस रेट का जो है स्लो ट्रांसमिशन था, अच्छा ट्रांसमिशन नहीं था, इसीलिए फिर MCLR को लाया गया। अब MCLR का भी ट्रांसमिशन अच्छा नहीं था, ठीक है, MCLR भी बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं कर पाया, बेस रेट से बेटर था पर जितना हमें चाहिए था वैसा नहीं था। तो फिर RBI ने कहा कि हमें और कुछ ढूंढना चाहिए, ठीक है, बैंक को लिंक करना चाहिए लोन को कुछ ऐसा एक्सटर्नल चीज़ से जो कि बैंक कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। तो RBI ने क्या दिमाग लगाया कि अब तो कुछ ऐसा चीज़ लेकर आते हैं जिसको कि बैंक कंट्रोल ना ही कर सके, इसीलिए नाम है एक्सटर्नल, ठीक है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क, ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है, ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसको डिसाइड किया जाता है मार्केट या और RBI के द्वारा, लेकिन बैंक अब इंटरनली डिसाइड नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट को। पहले जो है बैंक इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर रहा था, अब बैंक इंटरेस्ट रेट को डिसाइड नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क हुआ क्या, जैसे कि रेपो रेट हो गया, ठीक है, जैसे कि ट्री बिल हो गया, जैसे कोई अदर कोई मार्केट का बेंचमार्क रेट है। तो मेन आइडिया क्या है कि सपोज अगर लोन का इंटरेस्ट अगर हम देखें, लोन का इंटरेस्ट कितना है, अभी लोन का इंटरेस्ट रेपो रेट प्लस 3% है, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट अगर रेपो रेट और 3% है तो होता क्या है कि अगर रेपो बदलता है, ठीक है, तो लोन का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली बदलेगा, ठीक है। रेपो रेट के ऊपर डेफिनेटली बदलना चाहिए ना लोन का इंटरेस्ट, कि रेपो रेट बढ़ रहा है तो लोन जो है महंगा होना चाहिए, ठीक है। तो अब सपोज जो है देखते हैं कि रेपो रेट 6% है, ठीक है। अगर रेपो रेट 6% है तो लोन कितने में दे सकता है, बैंक कितने में लोन दे सकता है, 6% पे तो उसको खुद ही मिल रहा है, ठीक है, प्लस सपोज 3% उसका और खर्चा वगैरह जो भी चीज़ें सबको जोड़ के 9% पे देगा, ठीक है। अब RBI ने क्या किया कि कट किया रेपो रेट को, जैसे पहले 6 था तो अब 5.5 कर दिया, ठीक है, 5.5% कर दिया। तो अब जो नया लोन का रेट क्या होगा, 5.5% प्लस जो 3% बैंक का खर्चा है वो होगा, ठीक है। तो टोटल जो है कितना होना चाहिए, 8.5% होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो एक्सटर्नल इसको क्यों कहा जाता है कि अब बैंक जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है रेपो रेट को, सिर्फ RBI ही इसको कंट्रोल करेगा। और MCLR में क्या हो रहा था कि बैंक खुद ही कैलकुलेट कर रहा था लैंडिंग बेंचमार्क को, तो बैंक जो है कुछ चेंजेस वगैरह कर सकता था अपने मर्जी से। लेकिन अब जब बेंचमार्क ही आउटसाइड है बैंक के कंट्रोल से, तो यहाँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रहा है। मतलब अगर रेपो बदलता है तो बैंक ये नहीं कह सकता है कि हम देखेंगे कि लोन का रेट घटाना है या नहीं घटाना है, उसका रेट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो इमीडिएट रेपो ट्रांसमिशन मेनली किसके ऊपर अप्लाई होता है, जो न्यूली टेकन फ्लोटिंग रेट लोन्स होता है उसके ऊपर, और जो एग्जिस्टिंग लोन है तो हो सकता है कि वहाँ पे बाद में अपडेट किया जाए अकॉर्डिंग टू रीसेट पीरियड क्या है। अब एक ट्रेजरी बिल के एग्जाम्पल को लेकर के भी समझते हैं कि अगर लोन जो है लिंक्ड है ट्रेजरी बिल से, अगर सपोज ट्रेजरी बिल के यील्ड से लोन लिंक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेपो रेट इफेक्ट करता है मार्केट इंटरेस्ट रेट को क्विकली, तो टी बिल चेंज होगा, टी बिल का यील्ड भी चेंज होगा, तो ट्रांसमिशन जो है स्टिल फास्ट रहेगा, ठीक है, यही सारी चीज़ कहा जा रहा है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बैंक जो है मल्टीपल बेंचमार्क, ठीक है, एक बैंक मल्टीपल बेंचमार्क को यूज नहीं कर सकता है सेम कैटेगरी में। देन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सपोज एक्सिस बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, ठीक है, और ये क्या दे रहा है, होम लोन दे रहा है। और एक्सिस बैंक के पास अभी सोचते हैं कि 3 कस्टमर है, A है, B है और C है। अब बैंक ऐसा नहीं कर सकता है कि एक को दे रहा है और वो रेपो के साथ लिंक है, दूसरे को दे रहा है ये टी बिल के साथ लिंक है, और तीसरे को दे रहा है कुछ अदर बेंचमार्क यूज़ करके दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है। सेम जैसे होम लोन को इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में नहीं दे सकता है। तो इससे क्या होगा, जो भी कन्फ्यूज़न है, अनफेयरनेस है, वो कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है।
तो अब समझते हैं स्प्रेड के बारे में। तो लोन रेट कैसे काउंट किया जाता है कि लोन का रेट क्या होगा, तो जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है प्लस स्प्रेड है। स्प्रेड मतलब क्या होता है कि स्प्रेड जो भी बैंक का एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि बैंक ऐड करता है बेंचमार्क के ऊपर, वो स्प्रेड होता है। ठीक है, जैसे कि हमने उस केस में देखा था कि 6% अगर जो है रेपो रेट है, एक्सटर्नल बेंचमार्क है और 3% बैंक यहाँ ऐड कर रहा है, तो ये स्प्रेड है। ठीक है, यही सब चीज़ कुछ आप जो है याद रख सकते हैं। तो स्प्रेड का क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि अब जो ये स्प्रेड है जो कि बैंक ऐड करता है, तो स्प्रेड में क्या क्या आता है। स्प्रेड में आ गया क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, कि अगर बोरोवर रिस्की है तो बैंक चार्ज करेगा ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई स्टेबल सैलरीड पर्सन है तो बैंक जो है बैंक का क्या होगा, लोअर स्प्रेड होगा। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि रीपेमेंट टाइम पे नहीं करता है तो स्प्रेड हायर होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक को भी तो डर है ना कि जो है डिफ़ॉल्ट ना कर दे। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। देन जो बैंक का बिजनेस, स्प्रेड में बैंक का बिजनेस जो है स्ट्रेटेजी भी आता है। एक तो हमने क्या देखा कि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, देन दूसरा हम देख पा रहे हैं कि बैंक का बिजनेस स्ट्रेटेजी होगा। ठीक है, तो इसमें बैंक का अपना पॉलिसी होता है, जैसे कि अगर चाहे एक बैंक क्या चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हो तो वो स्प्रेड कम रखता है, दूसरा बैंक चाह रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो वो स्प्रेड को हाई रखता है, तीसरा ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह है। 3% जो बैंक जोड़ रहा है तो बैंक अपना एक्सपेंस भी तो जोड़ेगा ना उसमें। अगर अपना एक्सपेंस जोड़ेगा ही नहीं तो फ़ायदा कहाँ से होगा, तो वो तो इंटरेस्ट रेट से ही ये सब कुछ वसूल करना पड़ेगा। एम्प्लॉय सैलरी, ब्रांच का एक्सपेंसन, टेक्नोलॉजी का सिस्टम, जो भी रिकवरी वगैरह है, तो ये सब कुछ जो है स्प्रेड में इंक्लूड होता है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट लिंक्ड विद इन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कैन बी रेपो रेट और यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये तो हमने पढ़ा, डेफिनेटली ऐसा होगा। ठीक है, उसका दूसरा कहा जा रहा है वंस रेपो रेट चेंजेस द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स विल ऑटोमेटिकली चेंज, तो यही तो है। ठीक है, कि रेपो रेट बदले तो बैंक का लेंडिंग रेट भी बदले, डेफिनेटली, तो ये सही है। उसका तीसरा कहा जा रहा है, तीसरे में कहा जा रहा है कि बैंक्स आर मैंडेटेड बाय आरबीआई टू लिंक द डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट विथ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, कि बैंक को मैंडेट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि वो लिंक करे अपने डिपॉजिट रेट को और लेंडिंग रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या है इसका, 1 और 2 ओनली करेक्ट है। समझते हैं कि आखिर ये वाला जो है तीसरा वाला गलत क्यों है। ठीक है, कि यहाँ पे आरबीआई जो बैंक आर मैंडेटेड बाय आरबीआई टू लिंक विथ डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट, तो नहीं, डिपॉजिट और लेंडिंग रेट के साथ लिंक करने के लिए नहीं कहा गया है। आरबीआई ने मैंडेटरी किया है बैंक को कि वो लिंक करे जितना भी नया फ्लोटिंग रेट है। ठीक है, पर्सनल और रिटेल लोन्स हो गया, फ्लोटिंग रेट लोन्स टू एमएसएमईज जो भी हो गया, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। और बैंक यहाँ पे चाहे तो 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क को चूज कर सकता है, रेपो रेट, ठीक है, इसको चूज कर सकता है, या 3 मंथ का ट्रेजरी बिल यील्ड इसको चूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड उसको चूज कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, और कोई भी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को चूज कर सकता है इसके अलावा। ठीक है, तो बैंक को ऐसा नहीं है कि वो डिपॉजिट रेट जो है उसको लिंक करना है, तो इसीलिए ये गलत है। तो आंसर होता है 1 और 2। अब देखते हैं 153, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्रेड चेंज्ड ओवर द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बाय द बैंक्स। तो स्प्रेड के बारे में पूछा जा रहा है, तो समझते हैं क्या क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है द स्प्रेड विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इस स्प्रेड को कौन डिसाइड करेगा, बैंक ही डिसाइड करेगा ना, तो ये सही है। देन दूसरा है कि द स्प्रेड विल चेंज विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, तो क्या स्प्रेड चेंज हो जाएगा जब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट चेंज होगा। तो हमने ऑलरेडी देखा कि स्प्रेड क्या है, और थोड़ा डिटेल में हम स्प्रेड को देख ही लेंगे, तो ये नहीं है। फिर तीसरा क्या कहा जा रहा है, द स्प्रेड में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोन, कि हाँ हर कैटेगरीज ऑफ लोन के लिए अलग अलग तरीके का स्प्रेड हो सकता है, ये हमने देखा। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है 1 और 3। ठीक है, 2 गलत है कि स्प्रेड जो है बदल जाएगा जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये तो अपना बैंक का खर्चा है ना, बैंक की चीज़ें हैं कि बैंक कैसे सैलरी दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या खर्चा है, ऑपरेशनल कॉस्ट कैसा है, तो ये कैसे बदलेगा, इसीलिए ये नहीं है। ठीक है, अब हम ना स्प्रेड के बारे में ऑलरेडी कुछ चीज़ें देख चुके हैं, अब दोबारा से स्प्रेड के बारे में देख लेते हैं कि आखिर स्प्रेड क्या है। तो स्प्रेड का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या आता है कंपोनेंट, अगर हम देखें तो बैंक इस फ्रीली डिसाइड कर सकती है कि स्प्रेड में क्या क्या आएगा। तो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम आता है इसमें,
ठीक है। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो बोरोवर है उसके रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं। दूसरा जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कि बैंक का बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, कंपटीशन है, प्रॉफिट है, कंसिडरेशन है, वो आता है। देन जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आता है, आखिर बैंक को ऑपरेट करने के लिए भी तो कोई खर्चा लग रहा है कि कोई खर्चा नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट का भी खर्चा है, तो वो भी आता है। तो रूल क्या है, रूल्स रिगार्डिंग स्प्रेड, तो अगर देखें तो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम में क्या हो सकता है कि ये बदलेगा कब, जब बोरोवर का क्रेडिट प्रोफाइल जो है अगर सब्सटेंशियल चेंज हो रहा है कि बोरोवर पैसा ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तभी उसका क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जो है बदलेगा, डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करता जा रहा है, ठीक है। और भी कुछ अदर कंपोनेंट होता है स्प्रेड का, जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है क्या किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है 3 साल में, 3 ईयर में ऑपरेशनल कॉस्ट को ऑल्टर किया जा सकता है। और रीसेट पीरियड भी होता है EBLR के अंदर। अब ये रीसेट पीरियड क्या है EBLR के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट को जो है रीसेट किया जा सकता है, ठीक है, वंस इन 3 मंथ, ठीक है, वंस इन 3 मंथ कि 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट रेट को बदला जा सकता है। तो अब एक चीज़ समझते हैं कि अगर कोई बोरोवर है और वो जनवरी में लोन ले रहा है और RBI ने क्या किया कि फरवरी में रिड्यूस कर दिया रेपो रेट को, तो क्या बोरोवर को इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा? तुरंत बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है उसको रिवाइज किया जाए नेक्स्ट रीसेट डेट पे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये ट्रांसमिशन फास्टर है लेकिन ऐसा इंस्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग बोरोवर के लिए यही कहा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग बोरोवर है उसके लिए बिल्कुल इंस्टेंट नहीं है। देन एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इन सारी चीज़ों को वाइंड अप करेंगे क्योंकि आगे जो है इन कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम जो है देख लेते हैं। सो एंकर रेट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा यही कहा जा रहा है कि बैंक को लिंक करना चाहिए जो भी उसका लैंडिंग रेट है एंकर रेट के साथ। और एंकर रेट कुछ भी हो सकता है, MCLR हो सकता है, रेपो रेट हो सकता है, ऐसा बस ये आपको समझना है कि एंकर रेट क्या है, ठीक है, अलग से हम देख रहे हैं। देन MCLR में हमने देखा कि इंटरनल बेंचमार्क है, ये बैंक के पास ज़्यादा डिस्क्रिशन है और ट्रांसमिशन स्लो हो रहा था। और जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है तो ये बैंक के कंट्रोल के बाहर है, यहाँ पे फास्टर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद NBFC से रिगार्डिंग एक फैक्ट है, देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है NBFC के लिए कि वो लिंक करे लेंडिंग रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ। तो NBFC पे इस तरीके का नहीं है कि उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लेंडिंग रेट को लिंक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो NBFC का लोन रेट है वो ज़रूरी नहीं है कि रेपो रेट के चेंज होने के साथ तुरंत चेंज हो जाए, क्योंकि NBFC के ऊपर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और अब इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NBFCs, ठीक है, NBFCs के बारे में है तो देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है RBI mandates NBFCs टू लिंक देयर लैंडिंग रेट विथ एन एंकर रेट। तो यहाँ ऐसा हमने पढ़ा ना कि RBI जो है NBFC के लिए ऐसा कोई मैंडेट नहीं करता है कि आपको लिंक करना ही पड़ेगा किसी एंकर रेट के साथ, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद MCLR इज एन एंकर रेट विच इज एक्ट्स एज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। तो MCLR एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कहाँ है, ठीक है। MCLR तो इंटरनल बेंचमार्क रेट है ना, MCLR ऐसा एंकर रेट है जो कि इंटरनल बेंचमार्क रेट है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आता है, D आता है। एंकर रेट में सिंपली परेशान नहीं होना है कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, बिल्कुल कोई परेशान वाली बात नहीं। एंकर रेट क्या है, वो रेट है, ठीक है। एंकर रेट मतलब वो बेस या रेफरेंस इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर लोन का फाइनल इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। तो लोन का इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, जो भी एंकर रेट है और स्प्रेड है, ठीक है, यही हो गया। तो सिंपल सी वही बात है कि ये क्या है, बेस और रेफरेंस इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर लोन का फाइनल इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, दैट इज एंकर रेट। बस टर्म आ जाता है इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और MCLR क्या है, MCLR एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं 155, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड क्रिएट हाइंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय RBI। तो RBI का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना। तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है कि वो रास्ते में रुकावट बनेगा इन्फ्लेशन टारगेट करने की, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट डेविएटिंग फ्रॉम द फिस्कल रोड मैप। तो हाँ, अगर गवर्नमेंट डेविएट कर जाएगी फिस्कल रोड मैप से तब भी RBI के लिए मुश्किल हो जाएगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अचीव करना, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है।
तो ये कैसे होगा कि जब गवर्नमेंट डेविएट हो जाती है फिस्कल डेफिसिट टारगेट से, तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है अपना डेफिसिट टारगेट को नहीं देख रही है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है तो इन्फ्लेशन तो ज़्यादा होगा ना। जैसे ही मार्केट में पैसा आता है, किसी भी तरीके से मार्केट में पैसा बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा। तो अगर आरबीआई ट्राई कर रहा है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट तो यहाँ मार्केट में पैसा बढ़ा रही है, तो ये कैसे आरबीआई अचीव कर पाएगा? आरबीआई अचीव इसको नहीं कर पाएगा। देन दूसरा कहा जा रहा है इम्पेडिमेंट्स इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में इम्पेडिमेंट्स हो, रुकावट हो, ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन को टारगेट करना है तो आरबीआई क्या करता है? चेंज करता है रेपो रेट को, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली इंक्रीज और डिक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट को मार्केट में। तो इससे मनी सप्लाई के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब मनी सप्लाई के थ्रू ही आरबीआई क्या करता है? अचीव करता है इन्फ्लेशन टारगेट को। तो अगर इसी में अगर कोई रुकावट आ जाता है, इम्पेडिमेंट आ जाता है, तो कैसे हो पाएगा? तो कोई हाइंड्रेंस अगर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में आ जाएगा तो इससे आरबीआई जो है अचीव करने में आरबीआई को इशू होगा। मॉनेटरी जो भी टारगेट आरबीआई का है इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है, वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये भी सही है। देन तीसरा कहा जा रहा है सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, कि अगर सप्लाई साइड बॉटलनेक होगा। तो ये सप्लाई साइड बॉटलनेक का क्या मतलब है कि अगर सप्लाई साइड चैलेंजेस है, जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड है, गवर्नेंस इशू है, ठीक है, तो सिर्फ मनी सप्लाई को रिड्यूस करके क्या होगा? मनी सप्लाई को रिड्यूस करके तो पैसा मनी सप्लाई को कुछ भी करके चेंज करके बदल के तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर ड्रॉट की वजह से कोई चीज़ महंगा है तो उसको तो कम किया ही नहीं जा सकता है। तो ये सब भी कंडीशन है। अगर सप्लाई के साइड से ही कोई प्रॉब्लम है तो कैसे कम किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब देखते हैं 156 में क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्लेज द मेजर रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का, मनी मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का, कैपिटल मार्केट का। ऑब्वियसली मनी मार्केट का। सबसे ज़्यादा तो मनी मार्केट का ही फर्क है, और सबका अगर है भी तो बहुत कम, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मनी मार्केट का ही है। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है उसमें 2 स्टेज जनरली हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज में क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस ट्रांसमिट कैसे किया जाता है? मनी मार्केट के थ्रू किया जाता है। और पहले तो मनी मार्केट के थ्रू ही किया जाता है, देन मनी मार्केट टू अदर मार्केट जाता है। ठीक है, ये मनी मार्केट से ही अदर मार्केट जाता है, जैसे बॉन्ड मार्केट में जाएगा, बैंक लोन मार्केट में जाएगा। देन दूसरा क्या होता है, अगर हम देखें दूसरा, तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया जाता है तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी बदलाव किया जाता है, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो चेंज होने से क्या होता है? इंडिविजुअल और फर्म के स्पेंडिंग और बोरोइंग डिसीजन अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लोन सस्ता होगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा खर्च और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लोन महंगा होगा तो बोरोइंग और स्पेंडिंग कम हो जाएगी। इसीलिए मनी मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली मनी मार्केट के थ्रू ही लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 157 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने पड़ेंगे पहले, कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अदरवाइज तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। बस ये याद कर लेना है। याद क्या, ये पता ही होता है कि जब भी कोई चीज़ नॉमिनल है तो इसका मतलब उसमें इन्फ्लेशन भी है और रियल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में हम क्या माइनस करेंगे? इन्फ्लेशन को जब घटा देंगे, जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसमें से इन्फ्लेशन को हटा दिया तो हमारा क्या आ जाता है? रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है। तो सिंपल हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से हम इन्फ्लेशन हटा दे तो हमारे पास तो रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ और बेसिक चीज़ देख लेते हैं तो समझते हैं। तो जैसे कि सपोज यहाँ कोई बैंक है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, बुरा सा ड्राइंग, ठीक है, बैंक है यहाँ पे, जो कि क्या दे रहा है? वो आपको सपोज 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये नॉमिनल है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
ठीक है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन 5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो असल में तो आपके पास आपका वैल्यू कितना बढ़ रहा है, तो आपको देखा जाए तो आपका वैल्यू सिर्फ 2% ही बढ़ रहा है। आपका रियल इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ रहा है? 2%, क्योंकि बैंक आपको 7% दे रहा है, ठीक है, मार्केट में 5% इन्फ्लेशन है, तो इफेक्टिवली आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 2% मिल रहा है ना। तो असल में आपके पास जो भी पैसा है उसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है? जो भी आपने इन्वेस्ट किया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, 5% तो महंगाई ही बढ़ गया, तो सिर्फ 2% ही रियल इंटरेस्ट रेट हुआ, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। तो केस लेकर समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन 5% है और बैंक भी सिर्फ, अगर इन्फ्लेशन 5% है और बैंक भी कितना दे रहा है? 5% ही दे रहा है, तो रियल रिटर्न कितना हुआ? 0% हुआ, ठीक है। लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे क्योंकि उनका परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर मतलब क्या कि पैसे से आप जो खरीद सकते हैं तो वो वही का वही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ ज़ीरो हो गया ना, रियल इंटरेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले ये वाले एग्जाम्पल में देखा कि 7% जो है आपको मिल रहा है और 5% इन्फ्लेशन है, फिर भी आपको 2% का फ़ायदा हो ही रहा है, ठीक है। तो तभी लोग क्या करेंगे? खर्चा कम करके सेव करेंगे ना। अगर सेव करके बैंक में रख के फिर भी कोई भी फ़ायदा नहीं है तो लोग क्यों करेंगे ऐसा? तो यहाँ अगर फ़ायदा मिलेगा तभी बैंक में लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हाँ उनका पैसा बढ़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो अब समझते हैं सेविंग और इकोनॉमी में कुछ चीज़ों को। यहाँ पे 3 पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर इकोनॉमी में क्या है, अगर लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कैसा है? इन्फ्लेशन अभी बहुत लो है, मतलब जब महंगाई कम है और लोगों का जो खर्चा है, ठीक है, तो खर्चा भी कम हो रहा है, तो लोग नेचुरली उनके पास सेविंग के लिए ज़्यादा पैसा होगा ना, क्योंकि अगर हर चीज़ का दाम कम हो रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, लोगों के पास पैसा बच रहा है, तो लोग सेव कर पाएंगे और सेव कर पाएंगे तो जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, यही है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, ये भी एक चीज़ है कि जब मतलब पर कैपिटा इनकम अगर देखिए कि अगर इनकम बढ़ रहा है, मतलब देश में हर इंसान की एवरेज कमाई बढ़ती जा रही है, तो उनका सेविंग कैपेसिटी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अगर बैंक के बारे में देखें कि जितना ज़्यादा जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा सेव करना उतना ही आसान होगा, इसी से सेविंग बिहेवियर और बढ़ता है, ठीक है। तो ये है। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। गिव मी अ मोमेंट। तो कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। देखते हैं रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या कहा गया है, इसमें से कौन सा सही है। तो कहा जा रहा है रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू इनकरेज सेविंग एंड रिड्यूस कंजम्पशन, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डेफिनेटली अगर कुछ गेन हो रहा है, आपको 2% भी मिल रहा है, तभी तो आप करेंगे, सेव करेंगे। अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है, जीरो हो रहा है, आप क्यों करेंगे? तो ये सही हो गया। देन दूसरा कहा जा रहा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट सेविंग्स इन बैंक्स। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है डेफिनेटली अगर हम देखें तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? हाँ, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है तो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट सेविंग इन बैंक्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा तभी लोग जो है सेविंग करेंगे। उसका तीसरा अगर हम देखें रियल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये गलत बात है ना। रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव कहाँ रहता है ऑलवेज, यह तो हमने देखा, ठीक है। तो ये नहीं, सही नहीं है। तो आंसर है इसका बी 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में लीड टू इंक्रीज इन सेविंग इन द इकोनॉमी। तो देखते हैं कौन सा फैक्टर की वजह से ज़्यादा सेविंग होगा इकोनॉमी में, ठीक है। पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट, तो सही बात है, अगर रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होगा, ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। देन दूसरा कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट अगर क्या है? लो है। तीसरा क्या कहा जा रहा है? राइज इन पर कैपिटा इनकम,
ठीक है। उसके बाद ग्रोथ इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तो डेफिनेटली ये सब भी हमने देखा कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोग सेविंग करेंगे, अगर इन्फ्लेशन रेट घटेगा तो भी लोग सेव करेंगे कि अब चीज़ें सस्ते में मिल जा रही है पहले से, तो पैसा बचेगा तो सेविंग होगा, ठीक है। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी का भी ग्रोथ होगा तब भी सेविंग होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब देखते हैं 159, ये जो टर्म है, ठीक है, टर्म इन्फ्लेशन प्रीमियम रेफर्स टू, तो इन्फ्लेशन प्रीमियम हम किसको कहेंगे तो समझते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हायर नॉमिनल रिटर्न दैट इक्विटी इन्वेस्टर्स गेट ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट इज़ द रिस्क दैट इन्वेस्टर हैव टू फेस बिकॉज ऑफ हाइयर इन्फ्लेशन। उसके बाद तीसरा, इट इज़ द हाइयर रिटर्न दैट इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द हाइयर इन्फ्लेशन रिस्क। तो यही सही है। एक्चुअली में इन्फ्लेशन प्रीमियम है क्या, तो इसको समझते हैं। तो ये एक्स्ट्रा रिटर्न है। इन्फ्लेशन प्रीमियम कहने का मतलब कि ये होता क्या है, एक्स्ट्रा रिटर्न है जो कि एक इन्वेस्टर मांगता है जब वो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा कहीं लगाता है, तो वो कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न दो। वो लंबे टाइम तक अगर अपना पैसा कहीं लगा रहा है, कहीं फंसा रहा है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि क्यों मांगता है, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है। तो समझते हैं इसको कि आज अगर सपोज इन्फ्लेशन कितना है, 6% है, ठीक है, और एक बॉन्ड जो है आपको 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मेरा 2% तो इंटरेस्ट जो है हमें रियल रिटर्न मिल ही रहा है। लेकिन अगर आपके साथ क्या हो कि ऐसा हो जाए कि जो इन्फ्लेशन है ये 6% से बढ़ कर के 9% हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन आज 6% है, कल को इन्फ्लेशन 9% हो जाए, तो फिर आपको क्या लगेगा कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, ठीक है, मेरा तो क्या हो गया, 1% जो लॉस हो गया। आपको जो है 6 था तो आपको 8% मिल रहा था, और अब जब 9% इन्फ्लेशन हो गया और आपको 8% ही मिला है, तो आपको 1% का तो नुकसान हो गया ना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन जो है प्रीमियम। तो आपने क्या किया, आपने पहले ही क्या किया कि एक्स्ट्रा 3% मांगा ताकि फ्यूचर में जो भी अगर महंगाई हो तो उससे बचा जा सके, और उसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। तो इसीलिए ये तीसरा वाला सही है। इट इज़ द हायर रिटर्न देन इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रिस्क। देन अब देखते हैं 160, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी जनरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, तो ये तो होगा ही, करेंसी तो डेप्रिसिएट होगा ही, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी का, तो मतलब क्या हुआ कि जो करेंसी का वैल्यू है वो कम हो गया, परचेजिंग पावर कम हो गया, तो करेंसी डेप्रिसिएट कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा कहा जा रहा है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, गलत बात है, ठीक है। उसका इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट कैसे इंक्रीज होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो हाँ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, ये डिपॉजिट रेट है, इसमें इन्फ्लेशन और रियल इंटरेस्ट रेट दोनों होगा, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो बैंक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को। तो जनरली रियल इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा, लेकिन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट यहाँ बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 और 4 जो कि है सी, तो इसका आंसर है सी, ठीक है, ये हो गया।